Good afternoon, everyone. Today we will start chapter number 7. ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 5 अपन ने खत्म किया था. ठीक है, वर्क एंड पावर एंड एनर्जी. तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन ग्रेविटेशन. ठीक है, आई थिंक फैमिलियर होंगे तुम ग्रेविटेशन से, जानते भी हो कि अर्थ की एक अपने एक अट्रैक्शन पावर होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ग्रेविटेशन से पहले अपना जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, इनका जो सबसे पहले स्टडी किया था वो किसने किया था? वो किया था अपना एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था निकोलस कॉपरनिकस. किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था. ठीक है, इसने सबसे पहले प्लैनेट्स के ऑर्बिटल मोशन के बारे में सबसे पहले क्या करा था, इसने एक्सप्लेन करा था. ठीक है ना, उसके बाद में सेकेंड साइंटिस्ट था अपना केपलर. ठीक है, और केपलर ने ऑर्बिटल मोशन के कुछ लॉज दिए थे जो पे अपन पढ़ेंगे भी सही वहां पर. ठीक है, उन लॉज के बारे में, और वो लॉज बताते हैं कि कैसे कैसे कोई भी एक प्लेनेट ऑर्बिटल मोशन करता है चारों ओर अराउंड के वगैरह के. ठीक है, तो वो बताया था किसने? केपलर ने बताया था. ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही ऑर्बिटल मोशन एक्सप्लेन हुई, तो ऑर्बिटल मोशन को एक्सप्लेन करने के बाद में न्यूटन्स ने बताया था कि दोनों कोई भी दो प्लेनेट होंगे, बड़े से बड़ा होगा या कुछ माइन्यूट से माइन्यूट, छोटा से छोटा होगा, उसमें जो अपने फोर्स लगता है उनके बिटवीन, उसकी स्टडी किसने करी थी? यहाँ पर उसकी स्टडी करी थी किसने? न्यूटन ने. ठीक है, और यहीं से चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है अपना. कौन सा? ग्रेविटेशन होता है यहाँ से. ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू में इसका, तो अपना 11th क्लास की बुक में केपलर्स लॉ का दे रखा है, कॉपरनिकस का नहीं है. तो केपलर्स लॉ ने कितने रूल दिए थे प्लेनेटरी मोशन के? कितने? 3 लॉ दिए थे वहां पर. ठीक है, और तीनों लॉ को अब ये अपन पढ़ेंगे बारी बारी से क्या होता है यहाँ पर. उसके बाद में किसने एक्सप्लेन किया था? न्यूटन ने एक्सप्लेन करा था इस चीज को यहाँ पर. ठीक है, तो मैं बताता हूँ केपलर्स लॉ क्या होते हैं. देखो, केपलर 3 लॉ दिए थे इसने. ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है. फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं अपन? लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं. सेकंड लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ एरिया होता है. और थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड का होता है. ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट वाले इसमें क्या बताया इसने? इसने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं अपने पर, वो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं? एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं. किसमें? इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं. और इलिप्टिकल पाथ में जब मूव करते हैं तो सन उनके कहाँ होता है? एक फोकस पॉइंट पर होता है. ये सबसे पहला रूल बताया इसने कि जितने भी प्लेनेट, जैसे सपोज दैट ये ए प्लेनेट है, ये ए प्लेनेट अगर कहीं पर भी मूव करेगा तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, और इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, और वहां पर उसके सन कहां पर होगा? उसके एक सेंटर पॉइंट पर होगा, फोकस पॉइंट पर होगा. तो क्या सन की पोजीशन चेंज होती रहती है? बिल्कुल चेंज होती है. अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, सन का सबका फोकस सेंटर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है. अपने अर्थ के लिए अलग होता है, मार्स के लिए अलग होगा, जुपिटर के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होता है. बट किस मोशन में मूव करेंगे, किस पाथ में मूव करेंगे? वो इलिप्टिकल में मूव करेंगे. और सन उनके कहां पर होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पर होता है. कहां पर होता है? फोकस पॉइंट पर होता है. ये लॉ ऑफ ऑर्बिट था किसका? लॉ ऑफ ऑर्बिट था किसका? केपलर का फर्स्ट लॉ था यहाँ पर. ठीक है, तो इसको अपन लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं. और ऑर्बिट कैसे, ऑर्बिट का पाथ कैसा होगा तुम्हारा? वो इलिप्टिकल होगा. कैसा पाथ होगा? इलिप्टिकल होगा यहाँ पर. नाउ डन. इसके बाद में अगर मैं बताऊं कि सेकेंड लॉ क्या होता है, केपलर सेकेंड लॉ, इसको लॉज ऑफ एरिया भी बोलते हैं. लॉज ऑफ क्या बोलते हैं इसको? एरिया भी बोलते हैं इसको यहाँ से. ठीक है, तो क्या होगा देखो, क्या बताया था इसने? अभी अभी अपने को पता चला क्या कि सन क्या करता है? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है? मूव करता है. पता है ये चीज अपने को. तो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं अपन. हेलो, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको अपन मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इसको अपन
माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नाउ डन। इसके बाद में ठीक है, दूसरी बात, अब सेकंड लो क्या बताया, इसने बताया कि ये सन है अपना फोकस पर है, ये अपना सन है यहाँ पर। तो इससे क्या आ रहा है, और कोई भी एक प्लेनेट है जो मूव कर रहा है यहाँ से, अपन एक ले लेते हैं, चलो ये एरिया में ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो एरिया होगा ये वाला, तो इसने, ठीक है, तो इसने कहा कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई एक प्लेनेट इक्वल टाइम इंटरवल में एक इक्वल एरिया स्वेप करता है, इसका मतलब है कि कोई भी प्लेनेट मान लो P2Q पोजीशन पे जा रहा है यहाँ पर, और एक प्लेनेट में ले रहा हूं यहाँ पर जो A2B निकल रहा है, समझ रहा है, A2B, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पर अपने यहाँ पर। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में, या एक पेरिलियन और एपेरियन होता है, उस पेरिलियन पे जो वेलोसिटी होती है ना, ये वाला पेरिलियन पॉइंट होता है, इसको वीपी, इसकी वेलोसिटी में क्या बोल सकता हूँ, वीपी बोल सकता हूँ यहाँ पर। कौन सी बोल सकते हैं, वीपी। और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी में क्या बोल सकता हूँ, वीए, यानी कि तो यहाँ पर अपना वीपी ग्रेटर देन होता है वीए के, इसी तरह। तो यहाँ पर जो इक्वल टाइम इंटरवल होगा अपना, यहाँ पर जो भी टाइम इंटरवल होगा इसका, तो इक्वल टाइम एरिया में, इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल एरिया क्या करेगी, स्वेप करेगी। मतलब जितना एरिया, जितने टाइम में ये एरिया कवर होगा उतने टाइम में ये वाला एरिया कवर होगा। अब हो सकता है कि स्मॉल एरिया हो या वो लार्ज एरिया हो, बट टाइम क्या लगेगा उसको, इक्वल लगेगा। तो केपलर ने सेकंड लॉ क्या बताता है कि कोई भी एक प्लेनेट को सन से जोड़ने वाली जो लाइन होती है, जो जॉइनिंग लाइंस होती है, वो इक्वल टाइम में क्या करती है, इक्वल एरिया स्वेप करती है। इट मींस अपन क्या बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा एरिया होता है dA/dt, देखो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, dA/dt लिख सकते हैं। तो dA/dt की जो वैल्यू आती है वो एक क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम इक्वल एरिया कवर कर रहा है। कोई भी यहाँ का एरिया होगा और फिर यहाँ का एरिया होगा, उसमें भी टाइम इक्वल ही लगेगा। तो मतलब एक कांस्टेंट एरिया स्वेप हो रहा है, तो इसको मतलब टाइम इन रेट ऑफ चेंज इन एरिया अपने को क्या मिलेगा, ऑलवेज कांस्टेंट मिलेगा। ये कौन सा लॉ होता है अपना, केपलर का सेकंड लॉ होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका एक हल्का सा छोटा सा प्रूफ भी है, एक बार मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, इसका एक हल्का सा प्रूफ भी है, एक बार ध्यान से देखना। देखो अपन बात कर रहे हैं इसकी, ये लो, ठीक है, और इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, और ये अपने एक आर्क लिया छोटा सा, इस आर्क को मैं क्या बोल रहा हूं, एस आर्क। ये अपनी रेडियस क्या है इसकी, आर ले लेते हैं, और इस वाले पॉइंट पर वो कितना एंगल क्रिएट कर रही है, डी थीटा। कितना एंगल क्रिएट कर रही है, डी थीटा एंगल क्रिएट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन इस मेजर माइनर एक्सिस का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर एक्सिस माइनर सेक्टर, हमने पढ़ा भी होगा इस चीज को 10th क्लास के अंदर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, थीटा, और अपॉन में कितना होता है, 2 पाई, यहाँ पर 180 होता है मे बी यहाँ पर। ठीक है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास बचेगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये अपना एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये आई थिंक ये चीज पढ़ रखी होगी तुम लोगों ने। ठीक है, तो 1/2 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ एंगल क्या बन रहा है, डी थीटा, तो यहाँ पर मैं डी थीटा रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो, इक्वल टू एरिया अपन लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा, और इसको मैं डी थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि छोटा सा एंगल है, और छोटे से एंगल के लिए एरिया भी क्या होगा तुम्हारा, छोटा सा निकलेगा। तो कितना हो जाएगा अपना, डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा अपना, डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर। डन। इसके बाद में देखो क्या पढ़ा अपन ने, ये अपनी आती, तो अपन ने तुमको ये तो पढ़ ही रखा होगा, आर इक्वल टू क्या होता है, या सॉरी एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। पढ़ी होगी तुम लोगों ने। एंगल कितना बन रहा है बताओ, डी थीटा, आर्क कितनी तुम्हारी एस, और रेडियस कितनी तुम्हारी है, तो डी थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, एस बाई आर लिख सकते हैं। ये पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। आर्क बाई रेडियस क्या होती है तुम्हारा, एंगल के इक्वल होता है यहाँ पर। तो डी थीटा की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी तुम्हारी, एस बाई आर के। तो क्या तुम यहाँ पर एस को क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर एस बाई आर पुट कर दो, तो करेंगे कितना हो जाएगा,
डी ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी अपन ने, एस बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो अपना डी ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/2 आर इंटू एस। डन, ठीक है। एस क्या अपना यहाँ पर उस पॉइंट का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आर्क था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं अपन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और टाइम छोटा हो तो क्या लिख सकते हैं अपन, एस बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी इंटू डी टी निकल के आएगा। ये पढ़ रखा है, थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एस इक्वल टू कितना हो गया, वीडीटी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1/2 और आर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई अपनी, वीडीटी, क्या हो गई, वीडीटी। क्या ये वीडीटी को मैं नीचे ले सकता हूँ, डी ए अपॉन में कितना हो जाएगा, डी टी आ गया, देखो रेट ऑफ चेंज इन पर यूनिट एरिया, तो 1/2 कितना आ गया, आर इंटू वी। ये आर इंटू वी क्या है, ये क्या है कि कांस्टेंट टर्म है, नहीं है। अगर तुमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अपना, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं अपन लीनियर मोमेंटम से। तो और पी की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, ये अपन ने पढ़ भी रखा है, करो इसको यहाँ पुट, तो एल की वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या निकल के आएगी, एम वी आर, ये चीज निकल के आएगी। अगर मैं यहाँ पर पी को एम की वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना आएगा, एम वी आर, ठीक है। तो यहाँ पुट, तो यहाँ से मैं आर इंटू वी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आर इंटू वी की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं इस वी आर को यहीं रहने दूं, एम को नीचे भेज दूं, तो आर इंटू वी इक्वल टू कितना आएगा अपना, एल बाई एम आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पुट कर दो इसको, तो अपना डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू किसके आएगा, 1/2 आर इंटू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल बाई एम, ठीक है। तो ये निकल के आएगा अपने पास, तो डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा अपना एल अपॉन में 2m। क्या मेरा मास कांस्टेंट होता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी, वहां पर उसने मास को क्या किया था, कांस्टेंट किया था। एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़े अपन ने, वहां पर भी एल क्या होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स को अपन ने जीरो कर रखा तो एल क्या मिलता है अपने को, कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो क्या मिलेगा अपने को, डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या रहेगा अपना, कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया इज ऑलवेज किसके इक्विवेलेंट मिलेगा अपने को, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये केपलर का कौन सा लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है यहाँ पर। तो इक्वल एरिया स्वेप करेगी, कोई भी प्लेनेट को सन से कोई लाइन ज्वाइन कर रही है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करती है, स्वेप करती है यहाँ पर, ठीक है। नाउ डन, इसके बाद में केपलर का थर्ड लॉ, तो केपलर का थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ, इसको लॉज ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं, इसका लॉ बोलते हैं टाइम पीरियड का। क्या होता है, इससे कहा कि किसी भी टाइम पीरियड, कोई भी प्लेनेट का टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर, कोई भी टाइम पीरियड, कोई भी प्लेनेट होगा उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। वो स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कोई भी तुम्हारी एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस, जैसे इसको मैं ले लूं तो इसको ए बोलते हैं, तो उस मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकंड लॉ होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, तुम्हारा ए क्यूब के। टाइम पीरियड ऑफ द time period, square of the time period of the planet is directly proportional to the cube of the major axis of the planet। जो भी अपना उसका मेजर एक्सिस होगा उसके क्यूब के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कौन सा लॉ होता है अपना, केपलर का कौन सा लॉ होता है, दैट विल बी थर्ड लॉ होता है यहाँ पर। तो तीन लॉज पढ़े अपन ने, कौन कौन से, लॉज ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ, ये क्या बताता है, ये बताता है कि सारे के सारे ऑर्बिट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं और सन उनके कहां पर होता है, फोकस में होता है। थर्ड, सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ एरिया, और ये क्या बताता है कि जो भी सन को प्लेनेट से लाइन ज्वाइन कर रही है वो जो लाइन होती है वो इक्वल टाइम में क्या करती है, इक्वल एरिया स्वेप करती है। और थर्ड क्या बताया हुए थे अभी अभी, लॉज ऑफ टाइम पीरियड, और इसको क्या बताता है कि कोई भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो उसकी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये अपना कौन सा लॉ हो गया, अपना केपलर सेकंड लॉ हो गया, थर्ड तीनों लॉ हो गए पूरे के पूरे, ठीक है। आई थिंक बेटर समझ में आया होगा तुम लोगों को, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूं, देखो ये रहा, देखो लॉज ऑफ ऑर्बिट, पहला वाला, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन ऑफ द वन ऑफ द फोकस, ये बताया था।
कि सारे के सारे प्लेनेट किस में मूव करते हैं, अराउंड द सन मूव करते हैं, और वो उनका लॉज ऑफ एरिया, सॉरी उनका सन कहां पर होता है, फोकस पर होता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ सेकेंड लॉ, क्या होता है सेकेंड लॉ, लॉज ऑफ एरिया, एन इमेजिनरी लाइन जॉइंस द प्लेनेट एंड द सन, कोई भी एक इमेजिनरी लाइन है वो अगर ज्वाइन कर रही है किसको, सन को और प्लेनेट को, तो वो स्वेप करती है इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम, इक्वल टाइम में क्या करती है वो इक्वल एरिया क्या करती है, कवर करती है यहाँ पर, ठीक है। नाउ थर्ड लॉ क्या होता है अपना, लॉज ऑफ द पीरियड, बताया था अभी, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो टी इसका डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, अपना क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एक अभी अपन ने एल को कांस्टेंट किया था क्या, कहीं ना कहीं एल को कांस्टेंट किया था, ये लिख रखा है यहाँ पर, लॉज ऑफ एरिया इज द, ये रहा, लॉज ऑफ एरिया इज द कंसीक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ये चीज बताई थी अभी कि एल को अपन क्यों कांस्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को क्या करता है, फॉलो अप करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तुम्हारे तीन लॉज थे किसके, न्यूटन के यहाँ पर, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा तुम लोगों को। नाउ उसके बाद में न्यूटन ने क्या बताए थे अपने को, बताया था ना, जब केपलर ने प्लेनेटरी मोशन दे दी तो उसके बाद में न्यूटन साहब ने क्या बताया था, उनके बिटवीन का फोर्स कैलकुलेट करना बताया था, चाहे वो मेजर से बड़ा से बड़ा प्लेनेट हो या एक छोटे छोटा एक पॉइंट पार्टिकल हो, पॉइंट मास पार्टिकल हो, उसमें भी क्या करता है वो अट्रैक्शन देख करते हैं, मतलब एक दूसरे को, और किसकी वजह से करते हैं, ग्रेविटेशन की वजह से करते हैं। तो यहाँ पर अपना शुरू होता है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन का आई थिंक तुमने पढ़ भी रखा होगा, ग्रेविटेशन वही वाला एप्पल वाला, एप्पल गिरा था न्यूटन के सर पे तो वो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, उसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, दो पॉइंट मासेस लिए अपन ने, एक m1 लिया और एक m2 लिया, ठीक है, और दोनों की बिटवीन डिस्टेंस कितनी ली अपन ने, r लिए, ठीक है, और दोनों के बिटवीन फोर्स लग रहा है, एक m1 इस पे फोर्स लगा रहा है, एक m2 इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं, एक F12 लिखते हैं अपन और एक F21 लिखते हैं अपन, लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको अपन क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में भी पढ़ा था अपन ये चीज, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो टोटल फोर्स होता है जो लग रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ द मास के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि F किसके प्रोपोर्शनल होगा, तुम्हारा m1 और m2 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ये आई थिंक तुमने पढ़ रखी है सारी चीजें। तो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 में किसके, r स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को साथ लिखना चाहता हूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r स्क्वायर के। और तुमको ये पता ही है जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है, और वो कांस्टेंट क्या निकल के आता है यहाँ पर, g निकल के आता है, क्या निकल के आता है, g। ये लो जी निकल के आ गया, तो g, तो F इक्वल टू क्या देखोगे टोटल अपना g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर g की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और यूनिट कैसे निकालते हैं, मैंने तुमको एक बार बताई भी थी इसकी यूनिट निकालना, कैसे निकालते हैं इसकी यूनिट बताओ, g की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, और g की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहाँ से g की वैल्यू आएगी r स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई करो, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर, m1 m2 आ जाएगा यहाँ पर। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन लिख दो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और स्क्वायर में दे रखा है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय m1 m2, और m1 m2 क्या होता है अपना kg, तो यहाँ कितना हो जाएगा, kg का स्क्वायर, देखो ये लिख रखी है यहाँ पर भी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू में kg स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू होती है जो मैंने नीचे लिख दी यहाँ पर, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है यहाँ पर, डन। ये तुम्हारा न्यूटन का लॉ होता है, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। और ये अपन ने केपलर्स लॉ पढ़े यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट तुमको क्लियर हुए होंगे आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्या होता है न्यूटन का ग्रेविटी, दोबारा बता दूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ द मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के
इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को साथ लिया तो m1 m2 हो गया, कांस्टेंट हटा तो कितना आ गया g। g को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और g की वैल्यू क्या होती है अपनी 6.67 10 की पावर -11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ डन। तो ये तुम्हारा न्यूटन का लॉज था यहाँ पर। ठीक है, नाउ इसके बाद में आता है अपना एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि ग्रेविटी एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन तुमने पढ़ा होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था क्या? ए तुमने पढ़ा होगा। तो ए किससे डिफाइन होता है, दैट विल बी v by t से डिफाइन होता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी होती है। डन। ठीक है, दूसरा, तो अगर ये चीज को अपन अगर ग्रेविटी ले लें, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो वहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहां पर अपना ए यूज करेंगे, एक्सेलरेशन यूज करेंगे। बट अगर बात ग्रेविटी की आ जाती है, जैसे मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ूंगा नीचे, स्टाइलस को, तो नीचे की तरफ गिरेगा ये, तो ये फ्री फॉल है। बट नीचे इसकी वेलोसिटी चेंज तो होगी, बट एक्सेलरेशन आएगा। बट वो एक्सेलरेशन कौन सा नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। वो क्या आता है, तो वो जी आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बोलते हैं। अब ये कैसे आता है, देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था, देखो अभी अपन ने पढ़ा था, जैसे ये अर्थ है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो अर्थ क्या लगाएगी नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कितना होता है mg। ये अपना स्मॉल मास का पार्टिकल है, और अर्थ का जो मास है वो अपना कितना है, कैपिटल m है। तो क्या मैं इन दोनों पॉइंट, दोनों मासेस के बिटवीन में फोर्स निकाल सकता हूं? अभी मैंने पढ़ा था, न्यूटन लॉ पढ़ा था, जो दो मासेस के बिटवीन क्या निकालता है, फोर्स निकालता है। और क्या निकालता है वो, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में कितना हो गया, r स्क्वायर। और इसकी डिस्टेंस में क्या ले लेता हूँ, r। तो F इक्वल टू कितना होगा मेरा, होगा g, एक कैपिटल m हो जाएगा ये वाला, एक स्मॉल m हो जाएगा ये वाला, अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर r स्क्वायर। तो ये एक न्यूटन फोर्स निकाल लिया अपन ने, किसके बिटवीन के। अब अर्थ अपना एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, और वो कितना लगता है mg। ये तुमने पढ़ी रखा होगा पहले ही, अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत बार किया है इसको। F इक्वल टू क्या होता है mg, और दोनों ही फोर्स की वैल्यू है, तो क्या दोनों इक्विवेलेंट होएगी, बिल्कुल इक्विवेलेंट होएगी। mg इक्वल टू में कितना हो जाता है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, तो मेरी जो g की वैल्यू निकल के आती है वो आती है g कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। क्या निकल के आती है, r स्क्वायर। और ये वाली जो r होती है, ये वाली जो r होती है, ये अपनी अर्थ की रेडियस होती है, जिसको मैं एक बार कैपिटल R लिख रहा हूं इसको। एक बार r ले लो इसको, क्योंकि यहां तक r होती है, और ये मैंने h हाइट ली है। कितनी हाइट ली है, h हाइट, ये वाली h हाइट है। तो मेरा जो स्मॉल r होगा ना, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, r प्लस h के इक्विवेलेंट होगा। सही बात है ना, r तो यहां से लेकर यहां तक हो गई, h यहां से लेकर यहां तक हो गई। और अगर अपन बात करें कहां पर, अर्थ सरफेस, तो करो वहां पर पुट, कैसे पुट करोगे, देखो अपना फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, अपना निकल के आ जाएगा g इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन में, ये हो जाएगा अपना r प्लस h का होल स्क्वायर निकल के आएगा। सही बात है। अगर अपन बात करें एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, अगर अपन अर्थ सरफेस की बात करते हैं, तो अर्थ सरफेस का मतलब क्या होगा, कि अपना जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल यहाँ आ चुका होगा। इसका मतलब हाइट की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी वहां पर, 0, और हाइट 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जी इक्वल टू क्या बनेगा तुमको यहाँ पर, जी एम अपॉन में, और यहाँ पर जस्ट क्या मिलेगा अपने को, r। तो ये अपना एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकल के आता है, कितना होता है, जी एम अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। और यहाँ पर सारी चीजें कांस्टेंट है, देखो जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ आएगी यहाँ पर। तो ये अपना एक ग्रेविटेशनल क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे देखो, देखो वही वापस फोर्स निकाल लिया था अपन ने, जी एम अपॉन R स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, तो g की वैल्यू क्या निकल गया अपने पास, जी एम अपॉन में R स्क्वायर होता है। और जब अपन इस वैल्यू को पुट करते हैं, m मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, आई थिंक अप्रोक्स में कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। और मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 5.94 इंटू 10 की पावर 6 किलोग्राम की समथिंग, इतना मास ऑफ अर्थ होता है।
जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और जी तुमको पता ही है, अभी भी बताया था 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी होता है। जब ये तीनों वैल्यू कहां पर पुट करेंगे अपन, इसके अंदर पुट करेंगे, तो क्या निकल के आता है अपने पास, जी की वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपन ने बहुत से न्यूमेरिकल्स में अपन ने यूज भी किया है इसको, तुमने भी यूज किया था इसको, तो कितना निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आता है। तो ये अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी होता है। डन। तो ये अपना यहाँ पर देख लो एक बार, कांस्टेंट सारी सब्स्टिट्यूट की वैल्यू पुट करेंगे तो जी कितना निकल के आएगा तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 9.8, और कहीं अपन बोलते हैं ना, अपन कहीं जी की जगह 10 ले लेते हैं, तो इसका अप्रोक्सीमेशन कितना होता है, 9.8 का अप्रोक्सीमेशन 10 ही होगा, तो अपन 10 अप्रोक्सीमेशन लेते हैं इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी होता है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन समझ में आई होगी ये चीज तुमको यहाँ तक। ठीक है, हाँ एक बार नीचे कर देते हैं, एक बार देख लो। हाँ, तो जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ सरफेस पर अपनी, कांस्टेंट होती है, कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है यहाँ पर। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या आता है कि अपन ये जैसे जी की वैल्यू है कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कहां पर आती है, ये आती है अपनी ओनली अर्थ सरफेस पर। कहां आती है, अर्थ सरफेस पर। अगर अपन जैसे ये अर्थ है, ये यहां पर इसकी वैल्यू है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी हाइट पर ले जाता हूं तो ग्रेविटी के अंदर क्या चेंज आएगा। दूसरी बात, अगर मैं इसको एच को नीचे ले जाता हूँ, नीचे का मतलब कोई खड्डा होकर नीचे ले जाते हैं, तो अपना एच में क्या चेंज आएगा। ठीक है, अगर इसको अपन रोटेट करा देते हैं, क्या करा देते हैं, रोटेट घुमा देते हैं, तो जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो ये अपने जी के इफेक्ट होते हैं अलग अलग, तो हाइट पर अलग होता है, डेप्थ में अलग होगा, रोटेशन पे अलग होगा, अपने एक्सिस में घूमेगी तो डिफरेंट डिफरेंट एप्स में मिलते हैं। तो अपनी अगली हेडिंग वही है क्या, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके बाद में है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबाउ द सरफेस। और अबाउ द सरफेस का मतलब समझ रहे हो, हाइट, किसी भी एच हाइट पर अपन कहां ले जाए ऑब्जेक्ट को, एच ऊपर ले जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ये अपनी यहां से लेकर यहां तक तो क्या होती है, अर्थ, अर्थ की रेडियस होती है, और यहां से इस ऑब्जेक्ट को कहां ले जाए अपन, एच हाइट पर ले जाए, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होती है ना, ये आर होती है, और आर किसके इक्विवेलेंट होगा, अभी लिखा था आपने, आर इक्विवेलेंट होगा किसके, आर प्लस एच के। तो यहां ले जाने में इस ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा, वो अपने को देखना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, देखें यहाँ पर, देखते हैं। अब देखो अलग पे बता देता हूँ इसको मैं एक बार, ये बता दूं, हाँ हाँ, अलग बताए, चलो ठीक है, देखो ठीक है, चलो अलग बताते हैं। तो ये अपनी अर्थ है, और अर्थ की जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी अपनी आर है, कितनी है, आर है। दूसरा, यहां से इस पॉइंट मास को यहां से यहां ले गए, और ये हाइट अपनी एच है, तो टोटल जो यहां से लेकर यहां तक की हाइट है वो अपनी आर है, उसको क्या बोलेंगे अपन, आर प्लस सॉरी कैपिटल आर प्लस एच बोलेंगे। डन। और इसका मास m है, इसका मास अपना स्मॉल m है, इसका नीचे की तरफ ग्रेविटी, यहाँ की ग्रेविटी कितनी है g, और यहाँ पर जो ग्रेविटी लिख रही है अपन g क्या सपोज कर लेते हैं उसको, g डैश सपोज कर लेते हैं। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, फोर्स बिटवीन कैपिटल M यानी कि अर्थ एंड स्मॉल m, जो भी पार्टिकल अपन ऊपर लेके गए हैं, और फोर्स अपने को निकालना आता ही है, F इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यही होता है। F की वैल्यू क्या आएगी, g कैपिटल M यानी कि अर्थ का सिर्फ मास हो गया, और अपना स्मॉल m वो हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पर r का स्क्वायर, और r की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट है तुम्हारी, r प्लस एच की इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, r प्लस एच का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो अपनी फोर्स की वैल्यू आ गई अपनी इस वाली चीज पे।
नाउ नेक्स्ट, अगर उस पार्टिकल को नीचे एक फोर्स लेके आ रहा होगा और वो कौन सा होगा अपना एम जी डेस। अब जी डेस क्यों लिया, क्योंकि अपनी जी कहां पर होता है, अपना जी अपना अर्थ सरफेस पर होता है, तो हाइट पर तो ग्रेविटेशन की वैल्यू चेंज होगी, तो इसीलिए अपन ने उसको क्या ले लिया यहाँ पर जी डेस ले लिया। बट अपना फोर्स इक्विवेलेंट है, और फोर्स इक्विवेलेंट है, फोर्स इक्विवेलेंट है, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया अपना एम जी। तो यहाँ पर दोनों को क्या करो, इक्विवेलेंट कर दो यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एम जी डेस इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कितना हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक एम से एक एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर जी डेस इक्वल टू क्या बचेगा, जी डेस हो जाएगा अपना यहाँ से जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये ना स्मॉल एम क्या हो गया अपना यहाँ से कैंसिल हो गया। एक वैल्यू अपन ने निकाली थी, अभी अभी पढ़ के आए थे अपन, क्या कि जो अपना g होता है वो कितना होता है, g कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो ये मैं यहाँ से gm निकाल सकता हूँ, तो gm कितना आएगा अपना, gm आएगा अपना यहाँ पर gr का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इस gm की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, करो, तो g डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g r का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना बच जाएगा r प्लस एच का होल स्क्वायर बच जाएगा। डन, यहाँ तक वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब देखो क्या होगा यहाँ से, जी डैश इक्वल टू जी आर का स्क्वायर अपॉन में, यहां से है ना आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं इस पूरी टाइम से, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर की जगह कितना बचेगा 1 प्लस एच, और यहां पर आर का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बता रखा है कॉमन लेना भी बायो डिपार्टमेंट। ठीक है, जिस चीज का कॉमन लेते हैं उसका अपन आपस में डिवाइड करते चलते हैं। आर स्क्वायर का यहाँ डिवाइड किया, तो आर का डिवाइड किया, क्योंकि अंदर है तो आर ही रहेगा, और बाहर निकालते किसमें आ जाएगा, वो स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया अपना कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, तो क्या बच गया अपने पास बचा जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी बचा, क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो मेरी पावर किस में हो जाएगी माइनस में, एच बाई आर का कितना हो जाएगा -2। तो ये इफेक्ट निकल के आएगा अपना कहां से यहां तक का। अब कितना क्या चेंज आया देखो, अपने पास निकल के आया जी जेड एस इक्वल टू वन प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैथमेटिक्स वालों ने तो शायद मेरे हिसाब से बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली होगी, पढ़ ली, तो अपन इसको सोल्व करते हैं किससे, बाइनोमियल थ्योरम से। मैं बायो डिपार्टमेंट में एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो, या फिर 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो -n हो। तो वैसे ये सीरीज काफी लंबी चलती है, बट एक अपने को फर्स्ट स्टेप की याद रखनी है, 1 प्लस और ये जो पावर है ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाता है nx, और 1 माइनस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा nx, एंड सो ऑन कंटिन्यू आगे भी चलती है, बट आगे से कोई मतलब नहीं है, फिजिक्स में वैसे भी अपन हायर टर्म को क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n को जो पावर में है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, nx बन जाएगा, तो 1 माइनस nx बन जाएगा यहाँ पर। तो इसको करो तो g डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, g 1 -2 है, आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2h अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर r हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, तो यहां से आगे देखो तो कितना हो जाएगा, g डैश इक्वल टू जी माइनस का 2gh अपॉन में r, कुछ नहीं किया, इस g को आगे मल्टीप्लाई कर लिया, g को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, g को फिर इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। ठीक है, तो g डैश इक्वल टू कितना आ गया अपना 2gh माइनस r, चेंज देख रहे हैं अपन, तो क्या मैं इसको इस तरफ ले एक बार, देखो g इक्वल टू जी डैश तो नहीं आ रहा, g में से कितना माइनस हो रहा है 2gh अपॉन में r माइनस हो रहा है, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू है जो g में से लेस हो रही है। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि अगर अपन किसी भी अर्थ सरफेस से ग्रेविटी को ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो इस g की वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज होता है। सीधी सी बात, कितना कम हो रहा है 2gh बाई r कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 2gh बाई r, तो इतना कम हो रहा है, इसका मतलब अबाउ द सरफेस, above the surface the value of g will be decrease। क्या होती है, g की वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज होता है, और वो कितना होता है 2gh बाई r के इक्विवेलेंट होता है, या फिर g को हटा दो यहां से 2h बाई r के इक्विवेलेंट होता है।
ठीक है, तो जी डैश माइनस जी, इसको मैं इधर लेके आऊं, इक्वल टू आएगा मेरा माइनस का 2 जी एच अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर आर। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा अपना जी माइनस जी डैश माइनस जी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 जी एच अपॉन में आर। ये तुम्हारा चेंज आता है तुम्हारा ग्रेविटी का। तो जब भी अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं ग्रेविटी से, अपने अर्थ सरफेस ऊपर लेके जाते हैं, तो जी की वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, यही अपना पहला एप्लीकेशन था किसका, कि जी की वैल्यू को ऊपर लेके जाते थे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है अपना यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन देख लो एक बार। हाँ, जी की वैल्यू में क्या होता है अपना डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम देख लेना एक बार। हाँ ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चले अपन। जब जी की वैल्यू में एक बार मैं तुमको पीडीएफ में भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये अपन ने एम निकाला, निकाला अपन ने, ये रहा, फिर से कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई, फिर जी की वैल्यू ये पुट करी, इसको ऊपर लेके गए। और ये कैसे लगता है किसके लिए, जब कोई भी वैल्यू एयर के लिए, मैंने अभी लिखा था ना 1+x⁴n का, ये लिखा था। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 होता है, वहां पर ये s ग्रेटर r बहुत ज्यादा है किससे, s से, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा होगी उस तब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 को आगे मल्टीप्लाई कर लिया तो 2h/r हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुम्हारा ये होता है, बस वो का कमी होती है बस इसके बाद में। डन है। नाउ इसके बाद अपना बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस। बिलो द सरफेस का मतलब है अपन डेप्थ में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, डेप्थ में चले जाएंगे। तो देखो एक बार सिंपल सा, ये अपन ने एक सरफेस लिया, अर्थ सरफेस लिया, और यहाँ की जो रेडियस है ये वाली अपनी, वो कितनी है अपनी, आर है। कितनी है, आर है। ये वाली रेडियस कितनी है अपनी, आर है। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, इसको डेप्थ में खोद दिया, इतना, कितना खोद दिया, इतना। ठीक है, यानी कि डी डिस्टेंस तक खोद दिया इसको, यहां से लेकर यहां तक, कितनी डिस्टेंस तक, डी तक। तो आई थिंक मेरे को तुम ये लोग बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, बताओ। अगर ये पूरी आर है और ये पूरी डी है, तो इसमें से माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी मेरी, आर माइनस डी बच जाएगी। यानी कि इस वाले छोटे वाली जो सर्कल होगी रेडियस, इसकी कितनी होगी अपनी, आर माइनस डी होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट आर है, डी डिस्टेंस तक अपन ने खोद दिया इसको, क्या मिल गया अपने को, ये इसकी रेडियस कितनी मिली, आर माइनस डी हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपन ने स्मॉल एम को रख रखा है, किसको रख रखा है, स्मॉल एम को। अर्थ का मास कितना होता है अपना, वो कैपिटल एम होता है। कितना होता है, कैपिटल एम। तो अगर मैं फोर्स निकालू दोनों फोर्स का, तो फोर्स तो पता ही तुमको कैसे निकालते हो, एफ इक्वल टू कितना होगा, जी, पहले m1 आता है तो अपन कैपिटल एम की बात कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड कितना हो गया अपना, स्मॉल एम, और अपॉन में कितना हो गया, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो क्या मेरा एम डे चेंज, मास चेंज हुआ, इसका अर्थ का डेंसिटी चेंज हुई, बिल्कुल चेंज हुई, इसलिए अपन ने क्या लिख रहे हैं वहां पर, एम डे चेंज हो गया। अब की बार अर्थ को ही तुमने क्या कर दिया, खोद दिया वहां पर। तो अर्थ की जब खोदते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, वो निकालेंगे अभी अपन, एम डेस की वैल्यू कितना चेंज हो गया, पहले एम था, अब तुमने खोद दिया, कितना चेंज हो गया उससे यहाँ पर। तो जी एम डेस और डिस्टेंस कितनी दोनों की बिटवीन की, आर स्क्वायर होती है। आर को क्या लिख दिया अपन ने, कि आर किसके इक्विवेलेंट आएगा, आपकी बात आर इक्विवेलेंट आएगा किसके, आर माइनस डी के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, दूसरी बात वही, नीचे की तरफ अगर बात करें फोर्स की, तो कितना आ जाएगा अपना, mg डेस की बात आएगी, क्योंकि यहाँ पर जी लगता है तो नीचे क्या लगेगा, mg माइनस mg डेस लगेगा।
दोनों को इक्विवेलेंट कर दो, दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये कर रखा है यहाँ पर एम जी डैश इक्वल टू जी एम डैश एम अपॉन में कितना हो गया यहाँ पर आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो गया, कैंसिल। तो अपना जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जी कैपिटल एम अपॉन में कितना हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये चीज निकल के आएगी यहाँ पर। अब अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, इस एम डैश की वैल्यू चाहिए। तो एम डैश कैसे निकालते हैं, देखो जब अपन ने अर्थ को खोदा नहीं था, अर्थ को क्या नहीं किया था, खोदा, यहां तक अपन ने कर लिया इसको, इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो अब अपने को एम डैश की वैल्यू चाहिए अपने को यहाँ पर, तो इसके बारे में देख लेंगे क्या होता है। तो ये याद रखना जी एम की वैल्यू कितनी आई अपने यहाँ पर, ठीक। चलो कोई ना, पेज गायब हो गया तो मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ, सिंपल सा नए पेज से बता देता हूँ। देखो क्या था अपना, एक बार दोबारा से देख लो इसको। ये अपनी अर्थ थी, ये इसकी आर रेडियस थी, और अपन ने क्या करा था, इसका इतनी डिस्टेंस पर इसको खड्डा खोद दिया। तो ये अपनी डिस्टेंस है, ये अपनी डी है, तो ये क्या निकल के आएगी अपनी आर माइनस डी निकल के आएगी, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा, आर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और ये चीज अपन ने लिखी है क्या क्या, कि अपना जो फोर्स होगा एफ इक्वल टू वो कितना होगा, जी एम 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 टू अपॉन में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये अपना फोर्स होता है। तो एफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जी कैपिटल एम डैश, एम डैश क्यों किया, वही डेंसिटी वाली बात, खोद दिया अपन ने इसको नीचे, और एम कितना अपना एम है, तो नीचे कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी है अपनी आर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू आर माइनस डी के इक्वल है। तो और एक एफ की वैल्यू है अपनी कौन सी, नीचे, और वो कितनी है अपनी एम जी डैश है। दोनों को क्या कर देंगे अपन, इक्विवेलेंट कर देंगे। इक्विवेलेंट किया था तो क्या आ गया था, जी एम डैश एम अपॉन में कितना जाता है आर माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना है एम डी, एम से एम कैंसिल हो गया, तो मेरा जी डैश इक्वल टू ये जी डैश है, तो जी डैश कितना निकल के आएगा अपना, जी कैपिटल एम डैश अपॉन में कितना हो जाएगा आर माइनस डी का कितना हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है। ये निकाल के यही निकाला था अपन, ठीक है ना। उसके बाद में अब अपन निकाल रहे हैं एम डैश। देखो कि एम डैश कैसे निकलेगा, जब अपन ने खोदा नहीं अर्थ को तो इसका मास कितना होगा एम, तो इसका मास इतना होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, और कितनी कैपिटल है इसकी, रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया छोटे वाले मास। अगर मैं बात करूं छोटे वाले मास की, यानी कि एम डैश की, यहाँ पर इस वाले की, तो एम डैश कितना आएगा बताओ, तो आएगा 4/3 पाई, बट रेडियस कितनी है उसकी आर माइनस डी का होल क्यूब होता है, ठीक है। तो एम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, तुमने पढ़ रखी होगी, डेंसिटी इक्वल टू होता है डी, अपन ने डिस्टेंस ले रखी है, तो डिस्टेंस डेंसिटी को अपन कुछ और ले लेते हैं, डिस्टेंस को डेंसिटी को मैं ले लेता हूं रो, क्या ले लेता हूं, रो बोलते हैं, कभी कभी डेंसिटी को रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इक्वल टू कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम एम, तो एम है ही अपना। तो इस बड़े वाले स्पेयर के लिए वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर, ठीक है। तो और अपने को छोटे वाले के लिए रो निकालना हो, छोटे वाले की रो कितना हो जाएगा बताओ, एम डैश अपॉन में भी हो जाएगा, तो एम डैश कितना आएगा बताओ, एम डैश ही रहेगा, अपॉन में वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आर माइनस डी का कितना हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ में आएगी। तो यहाँ से मेरे को एम डैश की वैल्यू चाहिए, तो मैं वी को इधर ट्रांसफर कर दूं, इस वाले वॉल्यूम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा एम डैश इक्वल टू रो इंटू, और ये अपना v वॉल्यूम कितना अपना ये वाला है, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर माइनस डी का कितना हो जाता है होल क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एम डैश कितना निकल के आएगा,
रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू ये पूरी की पूरी कंप्लीट उठाकर अपन यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो रो की वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, रो की वैल्यू लिखेंगे अपन 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसकी वैल्यू लिख दी, सॉरी एम को डिवाइड नहीं किया, एम कितना आएगा, एम अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इनटू, और ये अपने पहले पे मल्टीप्लाई चल रहा है, पाई आर माइनस डी का कितना हो गया होल क्यूब। आई थिंक 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो अपने पास एम कितना निकल के आएगा, एम निकल के आएगा अपना, एम डैश निकल के आएगा, एम अपॉन में आर क्यूब, ये निकल के आया, ठीक है। और इस तरफ कितना बच गया अपना यहाँ पर, आर माइनस डी का कितना हो गया होल क्यूब। तो क्या इस एम को मैं नीचे ले सकता हूँ, नीचे ले जाऊंगा तो एम डैश अपॉन में कितना हो गया यहाँ पर एम इक्वल टू कितना बच गया, आर माइनस डी का कितना हो जाएगा होल क्यूब अपॉन में कितना हो गया यहाँ पर क्यूब। ये वैल्यू निकल के आई अपनी यहाँ पर, डन, ठीक है। तो बस इस वैल्यू को कहाँ शिफ्ट कर दो तुम, अब ऊपर उठा के शिफ्ट कर दो यहाँ पर। कौन सी वैल्यू निकाली थी अपन ने, ये वाली, यहाँ पर तुम इसको क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पर, डन, ठीक है। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जी डैश इक्वल टू जी, एम की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पर, आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, अपॉन में नीचे कितना चल रहा है, आर माइनस डी का कितना हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या था अपना, ओल्ड भी था मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में था अपना एम, क्या था मल्टीप्लाई में एम था। तो यहाँ पर एक बार मैं नीचे लिख रहा हूँ उसको, इसके कंटिन्यू में रहेंगे अपन, देखो क्या था अपना, जी डैश इक्वल टू था जी एम डैश अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर था, यही था। अब अपन पुट कर रहे हैं जी अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये तो अलग चीज हो गई, इनटू में एम डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, ये वाली एम को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं, इस वाले एम को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, आर माइनस डी का होल क्यूब इनटू में कैपिटल एम अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास आर क्यूब। ये इस टर्म से ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो अपने पास जी डैश इक्वल टू क्या बच गया अपने पास, जी डैश बच गया अपने पास जी एम बच गया एम, और ऊपर क्या बच गया अपना आर माइनस डी, ये बच गया, ठीक है। और कितना हो गया यहाँ से, ये बच गया अपना यहाँ पर आर माइनस डी अपॉन में नीचे कितना बच गया यहाँ पर आर, ये चीज बची अपने पास यहाँ पर, एंड इससे एक पावर कैंसिल हो गई, ये बच गया अपने यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या मैं यहाँ से आर कॉमन ले सकता हूँ, तो जी डैश इक्वल टू क्या बच गया, जी एम अपॉन में आर क्यूब इनटू, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया आर, तो यहाँ कितना बच गया 1 माइनस डी बाई आर बच गया, सही बात है, यहाँ से आर कॉमन ले लिया तो डी बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर बच गया, तो जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, और ये बच गया अपना 1 माइनस डी बाई आर, ये बच गया अपना यहाँ पर, और ये बच गया। तो तुमको पता चल रहा होगा धीरे धीरे कि ये जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है, जी की, जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, यही होता है, यहाँ जी पुट कर दो, तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, जी 1 माइनस डी बाई आर, वापस वही चीज आ गई, तो जी डैश इक्वल टू कितना आ गया, इस जी को मल्टीप्लाई करो माइनस का जी डी अपॉन में कितना हो जाएगा आर, वापस ध्यान से देखो जी में से कुछ माइनस हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, कुछ वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कि जी की वैल्यू अगर कोई तुम अर्थ सरफेस के डेप्थ में भी जाते हो, कहां जाते हो, डेप्थ में भी जाते हो, तो ग्रेविटेशन जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज ही होती है, क्या होती है, डिक्रीज। अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बिलो द सरफेस द वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीज, ठीक है। चाहे तो तुम अबाव द सरफेस चले जाओ, चाहे तुम नीचे चले जाओ, हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारी, डिक्रीज ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। वहां पर 2gh बाई आर आता है, यहाँ पर gd बाई आर निकल के आता है तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। होप सो समझ में आई होगी तुमको ये चीज यहाँ पर, ठीक है, डन। बाकी का अपन देखेंगे यहाँ पर कल।
जो अपन कल पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसका कुछ रोटेशन वाला इफेक्ट देखेंगे कि जी की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा होती है या इक्वेटर पर कहाँ कम ज्यादा होती है, वो चीज अपन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे कल। आज के लिए इतना पढ़ना पढ़ना, इसको रिवाइज करना, नहीं समझ आ रहा न्यूमेरिकल्स अपन इसके बाद में करेंगे। अभी अपन थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ बस ओनली में, ठीक है। थैंक यू।